हेलो एवरीवन, वेलकम टू खलिहार स्पोर्ट्स। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो चंडीगढ़ जो डीपी का एग्ज़ाम हुआ था अभी 22 एंड 28 जून को, उसकी आंसर की के एक्सप्लेनेशन के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो आंसर की है डी सेट है, तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको फर्स्ट 53 क्वेश्चंस की आंसर पहले प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड देन पार्ट बी आएगा वीडियो का, जिसके अंदर आपको बाकी के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन मसाज स्पेसिफाइड फॉर एथलीट्स इज, इसका आंसर रहेगा स्पोर्ट्स मसाज, आंसर सी। Question second, all of the following are broad categories of therapeutic exercises except। अब जो थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज होती हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, एंड्योरेंस एक्सरसाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, ये तीनों थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज के जो हैं पार्ट्स होते हैं, उसके अंडर ये तीनों होते हैं। बट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस जो है नीट, यानी कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज। इनफैक्ट इसको हम अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको ब्रीफ में, तो जो भी हम काम करते हैं विच इज़ नॉट, जो आपने एक्सरसाइज करने के लिए या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के पर्सपेक्टिव से नहीं किया है, जस्ट नॉर्मल डेली रूटीन की जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, डेली टास्क हैं, वो इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल आप सामान लेकर आते हैं, सब्जी लेकर आती है अपने घर से शॉप तक, तो आप अगर चल के जा रहे हैं तो वो आपका नीट के अंडर आएगा। आप एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप सामान लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बट क्या हो रहा है, आपकी उसमें एनर्जी बर्न हो रही है, आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो वो जो है वो थेरेपेटिक एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है। ओके, सो इसका आंसर रहेगा बी। देन थर्ड विल बी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एक्सेप्ट। अब कौन सी नहीं है? अब देखिए, कुछ लोगों को इसमें कुर्टोसिस एंड काइफोसिस जो है सिमिलर लगते हैं, तो हो सकता है आपने उसको कंसीडर कर लिया हो, बट एक्चुअल में दैट इज कुर्टोसिस, जो कि स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। सो नोकनीज, फ्लैट फुट, बोलेक्स, ये सभी जो है वो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में आते हैं। सो इसका आंसर रहेगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 4, षटकर्म इन हठ योग। अब हठ योग में षटकर्म किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा डी। षटकर्म में क्या होता है, 6 एक्शंस आपको करने होते हैं, जिसका एक्चुअल जो मेन गोल जो योगा का है, टू रीच द पाथ ऑफ सेल्वेशन, जो इसका गोल होता है। तो षटकर्म का आपका आएगा आंसर डी। ओके, देखो इसमें जिन लोगों ने सी आंसर किया है उनके लिए मैं बता दूं। देखो, षटकर्म में आपका रिमूव इम्प्योरिटीज करने के लिए हम लोग षटकर्म करते हैं, बट इसमें लिखा है organs which got remove impurities which got accumulated by regular intake of external matter through different sensory organs। तो इसमें हम लोग जो होता तो षटकर्म इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए ही है, बट कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने रेगुलर इनटेक किया है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, या सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू आपने इनटेक किया है तो उसको आप करना चाहते हैं। एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी को आप इसमें एड्रेस करते हैं। तो षटकर्म इन हठ योग is actually about removing impurities from the body, but इसका जो यहाँ पे आंसर जा रहा है that will be D, has 6 actions of karma, that is part to reach salvation। okay, okay, next question। as per yogi Swaatmaram, mayurasan is useful in managing। अब जो योगी सवात्माराम है वो 15th एंड 16th सेंचुरी में इंडिया में एक बहुत जाने माने योगी रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक मैनुअल जो है कंपाइल करी थी योगा पर, उसका नाम है हठ प्रदीपिका। ठीक है, तो ये एक्चुअल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है किसी और एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए। सो
उन्होंने हठ प्रदीपिका जो है कंपाइल करी थी। तो उसके अंदर उन्होंने काफी सारे आसन्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, मयूरासन भी उसमें से एक है। अब इसका आंसर जो रहेगा दैट विल बी बोथ ए एंड बी। वाई ए एंड बी? फर्स्ट थिंग इज मयूरासन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसमें हम लोग अपने दोनों हाथों पर पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं, एकदम हॉरिजॉन्टल हमारी बॉडी रहती है ग्राउंड के, और हमारा पूरी बॉडी का वेट जो है वो दोनों हाथों पर रहता है। आप एक बारी गूगल करके देखिएगा व्हाट इज मयूरासन। हमारी बॉडी इसमें जो बॉडी पोस्चर जो है वो एकदम मयूर के जैसे लगता है, तो इसलिए इसको मयूरासन बोला गया। अब इसको आसन को करते हुए क्या होता है कि पूरा आपका वेट जो है वो बॉडी पर है, हाथों पर है, और पूरी बॉडी पर आपका जैसे एब्डोमिन है, जो आपके बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, पूरे हाथों की मसल्स आपकी यूज हो रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसका पूरा मेन जो इसका इम्पैक्ट है वो एब्डोमिन पे आता है, तो इसलिए इससे क्या होता है कि आपका गैस जैसी कोई इशू है या फिर बाइल इम्बैलेंस है, तो ये सारी पेट से रिलेटेड जो आपकी जितनी भी इश्यूज होते हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं या इरेगुलरिटीज हो जाती है, तो वो उससे ठीक होती है। और इस योग को कहा गया है कि अगर आप पॉइजन भी पिए ना, तो अगर आप इस योग को करते हैं, मयूर आसन को करते हैं, इस आसन से आप पॉइजन को भी पचा सकते हैं। ये एक मुहावरा है, ऑब्वियसली पॉइजन पिएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन एक मुहावरा बनाया हुआ है टू रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस आसन, इफेक्ट ऑफ दिस आसन। ओके, तो हमारे एब्डोमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एब्डोमेन डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। डाइजेशन अच्छी होगी तो आपकी एपेटाइट अपने आप बढ़ जाएगी, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज के लिए भी अच्छा रहता है। ओके, सो इसका रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। देन सिक्स्थ, अष्टांग योग इंटीग्रेट्स ऑल ऑफ द लिम्स ऑफ डैश लिम्स ऑफ योगा। आप देखिए, अष्टांग, अष्ट मतलब 8 होता है हिंदी में, तो अष्टांग योग में क्या होता है, 8 इसके लिम्स हैं, मतलब पार्ट्स हैं, जिसके अंदर आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब 8 जो है ये इसकी लिम्स है। तो इसका आंसर रहेगा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following are commonly utilized as preventive measures against all lifestyle disease? ठीक है, अब इसके अंदर आपका आंसर रहेगा बी, आसन एंड प्राणायाम। अब देखिए, यम और नियम क्यों नहीं होगा, ठीक है। यम क्या है, 5 आपके जो आपको लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, जैसे जो आपको फॉलो करनी होती है यम के अंडर, अवॉइड वॉयलेंस, लाइंग, स्टीलिंग या वेस्टिंग एनर्जी एंड पोजेसिवनेस, ये जो है ये आपको 5 चीजें नहीं करनी होती हैं, ठीक है। नियम में 5 चीजें आपको करनी होती हैं, दैट इज क्लीनिनेस ऑफ द बॉडी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपको कंटेंटमेंट आपको कंटेंट रहना होता है, संतुष्ट रहना होता है। देन आपको डिसिप्लिन रहना होता है, यानी तप में रहना होता है। सेल्फ स्टडी एंड सरेंडर टू हायर पर्सन, तो ये 5 चीजें आपको नियम में करनी होती हैं, यम में नहीं करनी होती हैं, ठीक है। तो आपका लाइफस्टाइल डिजीज से वो आपको इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है डायरेक्ट। तो आसन एंड प्राणायाम जो है इसका आंसर रहेगा 7th का बी। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच आसन पोस्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर हैविंग मील्स फॉर बेटर डाइजेशन? इसका जो है आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, 11th में भी है, 12th में भी है, जिसमें योगा का चैप्टर है आपका जो। तो वज्रासन जो है डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। आप पोजेस देख लीजिएगा कि इन आपको सबका पता होना चाहिए, शवासन क्या होता है, सेतुबंध आसन क्या होता है, सूर्य नमस्कार में कितने आपके आसन्स रहते हैं, ये सब आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आज इसने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा आ सकता है कि सूर्य नमस्कार में कौन से आसन इंक्लूड होते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। ओके, इसका आंसर रहेगा 8th का डी। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन्स में बी रिकमेंडेड
फॉर हाइपरटेंशन एंड बैक पेन रिलीफ। अब जो आपका 9th क्वेश्चन है, इसमें भी ये भी आपको 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी अगर आपने ऑप्शंस पढ़े हैं तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं इसको। तो जैसे अब एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आई विल एक्सप्लेन। जैसे अब कपाल भाती है, ठीक है, हम दूसरों को करते हैं, जैसे कपाल भाती है। कपाल भाती एक प्राणायाम है, ठीक है, दैट इज नॉट आसन। ऐसे ही जल नीति है, जो आपका बी ऑप्शन में दिया है, जल नीति भी एक क्रिया है, तो वो भी एक आसन नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको नहीं पता है कि हाइपर एक्सटेंशन के लिए या बैक पेन रिलीफ के लिए कौन सा आसन आपका सही रहेगा, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बी में जल नीति एलिमिनेट हो गया, सी में कपाल भाती एलिमिनेट हो गया, ऐसे ही डी में बंध आपका है जो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्शन, सॉरी आसन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसका रहेगा आपका शवासन एंड भुजंगासन। ओके, द नेक्स्ट, को योगा कैन बी डिफाइंड एज, ये देखिए एकदम सिंपल सा आपका आंसर है ना, तो ये फिटनेस प्रैक्टिस है, मत, क्योंकि योगा इज नॉट अबाउट जस्ट अबाउट फिटनेस, इट इज ऑल्सो अबाउट योर स्पिरिचुअल एंड physical, all kind of your fitness. Okay, so it's a lifestyle having physical, mental, spiritual components for holistic development. हमेशा याद रखिए, योगा जहां भी आएगा तो आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की वहां पर बात आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी। देन नेक्स्ट 11, yoga has evidence based beneficial effects in facing extreme weather conditions in, अब इसके ऑप्शंस देखिए आप, अंटार्कटिका, हाई अल्टीट्यूड, स्पेस आइसोलेशन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए अब इसमें क्या है, इसका आंसर जो है वो रहेगा बी, हाई अल्टीट्यूड। हाई अल्टीट्यूड कैसे रहेगा, अब एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी की गई है जिसका अंडर द टाइटल द इफेक्ट ऑफ योगा एट हाई अल्टीट्यूड, एंड इट्स इन डन इन लद्दाख बेसिकली, and it's done by Nawang Namgyel, who is the student of University of Delhi, or sorry, University of Ladakh, Delhi. Okay, so International Journal of Culture Studies and Social Sciences में इस जर्नल में इसको पब्लिश किया गया है, जिसमें कि इन्होंने स्टडी किया है कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जब आप योगा करते हैं तो उसके कैसे वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक्सट्रीम वेदर से डील करने में। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी। आप ये जो स्टडी है ये चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। ओके, देन 12th कपाल भाती इज अ, अब इसका आंसर रहेगा प्राणायाम। ठीक है, कपाल भाती एक प्राणायाम है। वैसे देखिए इसको अगर आप अगर कभी ऑप्शन में आए प्राणायाम और क्रिया, प्राणायाम भी ऑप्शन में आया, क्रिया भी ऑप्शन में आया, देन आया ए एंड सी, तो आप ए एंड सी भी कर सकते हैं, बिकॉज कपाल भाती इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्रिया ऑल्सो। ठीक है, बट यहाँ पे इसका मोर सुटेबल आंसर रहेगा प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द साइंस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप अमंग देम। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, बॉडी के, एंड फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं बॉडी फंक्शंस के बारे में, कि जो हमारी बॉडी के जितने भी मेजर सिस्टम्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी प्राइमरीली डील्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो आपका ये आएगा फिजियोलॉजी के बारे में, जो हमारी सॉरी कुछ टेक्निकल इशू था। ओके, विच ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी प्राइमरीली डील्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो आपकी जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं अबाउट द फिजियोलॉजिकल
इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन आवर बॉडी। ओके, अब जैसे इसमें भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सेल्यूलर फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं ऑन फिजियोलॉजी ऑन द सेलुलर लेवल। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अलग ही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मेजरली साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स एंड इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स that improves or hinders the sports performance. Okay, so इसका आंसर रहेगा B. Then question number 15, the correct statement is, अब इसका जो आंसर रहेगा that will be, once a second, हाँ जी, इसका जो आंसर रहेगा the correct statement is binding of hormones or other signaling molecule to its specific receptors can trigger an intracellular pathway that increases or decreases the activity of a pre-existing protein. हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर रहेगा इसका? बाइंडिंग ऑफ ग्लाइकोजन टू द रिसेप्टर्स फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि रिसेप्टर्स जो देखिए जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। वन इज रिसेप्टर्स फॉर पेप्टाइड हार्मोन्स, जिनको हम ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है सेल के जो सरफेस होता है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये बिल्ट होते हैं। ठीक है, द सेकेंड क्लास जो है रिसेप्टर्स, हार्मोन रिसेप्टर्स की, दैट इज रिसेप्टर्स फॉर स्टेरॉइड्स, जो कि प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यानी कि जो आपका सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स जो है वो आपका लोकेटेड विद इन द सेल्स एंड नॉट ऑन द सेल सरफेस। ओके, तो ये सी आपका गलत रहेगा। द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल जीन्स लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एनकोडेड। अच्छा, इसमें देखिए द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट नहीं, दे डू नॉट एक्टिवेट। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो नहीं, दे डू नॉट एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है। Then binding of glycogen to receptors in plasma membrane of liver and muscle cells leads to activation of glycogen synthase, a key enzyme in the synthesis of glycogen. Okay, अब जो glycogen जो है that doesn't bind to receptors. Okay, hormones bind to the receptors, not glycogen. तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाती है, तो इसका आंसर रहेगा ए। ओके, जो हॉर्मोन्स हैं दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, और वो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं इंट्रासेल्यूलर पाथवेज, जिससे कि आपकी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स हैं वो चैनलाइज होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट स्टेटमेंट इज many sports involve quick bursts of speed at high intensities. अब अच्छा इनकरेक्ट बोला है ना, तो ये तो ट्रू है, मैनी स्पोर्ट्स इन्वॉल्व या हाई इंटेंसिटी में होते हैं। जितने भी मेजरली आपके जैसे बास्केटबॉल फास्टेस्ट गेम है, हैंडबॉल, हॉकी, सब में हाई इंटेंसिटी रहती है। द ब्रेकडाउन ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स नोन एज एटीपी एंड एटीपीसी प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी टू पावर मसल एक्शंस। यस, दैट इज आल्सो ट्रू। एटीपी से हमें इमीडिएट एनर्जी मिलती है। The Wingate anaerobic test is used to determine an athlete's peak aerobic power and aerobic capacity. ये आपका गलत हो जाएगा बिकॉज विंगेट एनारोबिक टेस्ट है। ओके, तो ये क्या टेस्ट करेगा, एनारोबिक पावर और एनारोबिक कैपेसिटी। ओके, तो ये आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बहुत ही, जिसने एक बार भी पढ़ा होगा वो इसका आंसर कर सकता है। जो ये वाली लाइन है ये आपकी है लाइट ब्लैक, और ये जो आपकी है ये रहेगी वाइट लाइन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमें।
जो ब्लैक डार्क कर्व है वो इमीडिएट एनर्जी सिस्टम को शो कर रहा है। तो जो ये ब्लैक डार्क है जो स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, हमारा जो एटीपी सिस्टम है वो ऐसे ही तो वर्क करता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है एंड देन एनर्जी उसकी एग्जॉस्ट हो जाती है। एटीपी 3 सेकंड्स के लिए वर्क करता है ओनली, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये जो आपका एटीपी पीसी है, तो पहले सब आपको एनर्जी देगा, उसके बाद वो भी डाउन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपका एनारोबिक में काम करता है। उसके बाद आपका जो आपकी वाइट कर्व है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी सिस्टम यानी कि एरोबिक सिस्टम, कि आपने आपका एक बार शुरू हुआ, ऊपर जाएगा, उसके बाद जैसे आप सपोज क्रॉस कंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार आपको फील होगा कि एग्जॉस्ट हो गए हैं आप, बट फिर धीरे धीरे ऐसे प्लेयर क्या करते हैं, गियर लगा और फिर भागते गए, तो वो क्या कौन सा सिस्टम उनका एक्टिवेट हो गया है, वो एरोबिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो एरोबिक सिस्टम को वो रिफ्लेक्ट कर रही है वाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें रहेगा, और आपका आंसर रहेगा डी, द बोन्स ऑफ एथलीट्स, एलिमिनेशन मेथड से ये आप कर सकते थे इजिली। द बोन्स ऑफ एथलीट्स विच आर रिपीटेटिवली एंड हाईली स्ट्रेस्ड बिकम नोटेबली थिनर एंड वीकर देन दोज ऑफ एस्ट्रोनॉट्स और नॉन एथलीट्स। अब इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। बेसिकली जो बोन्स आपकी रिपीटेटिवली यूज होती हैं या ज्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। बोन्स ऑफ एथलीट्स बिकम मोर स्ट्रोंगर with the process of osteogenesis which is the process of bone growth and remodeling, ठीक है। क्या होता है इसमें कि अब आपने देखा होगा कि जैसे बॉक्सर्स हैं, ठीक है, तो उनके ज्यादा शोल्डर की मसल यूज होती हैं, हैंड्स की मसल ज्यादा यूज होती हैं, तो दे बिकम स्ट्रोंगर, ठीक है। तो हाउ दे बिकम स्ट्रोंगर, बाय रिपीटेटिव, एंड जब उन पे ज्यादा बार बार स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। तो एक्चुअली ना ये एक वोल्स लॉ के नाम से फेमस है कॉन्सेप्ट, विच स्टेट्स दैट बोन्स अडेप्ट टू लोड्स एंड स्ट्रेसेस प्लेस्ड अपॉन देम टू बिकम स्ट्रोंगर, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, फिजिकल एजुकेशन में या फिर फिजिकल ट्रेनिंग में, ठीक है। और जो आपका सी है, जो ये क्यों गलत रहेगा, एस्ट्रोनॉट सब्जेक्टेड टू माइक्रोग्रेविटी ऑफ स्पेस आल्सो लूज बोन मास। ये आपका जो स्टेटमेंट है इट्स ट्रू। अब हमने क्वेश्चन में देखे वर्डिंग आपको हमेशा ध्यान से पढ़नी चाहिए कि कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो हम यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि जब हम स्पेस में जाते हैं या फिर जब हम माइक्रोग्रेविटी हम फेस करते हैं, तो सिर्फ बॉडी मास आपका कम होता है, बट एज पर द स्टडीज बोन मास भी इम्पैक्ट होता है विच ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही रहेगी। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये भी सिंपली आपने अगर इनमें से एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपको आता था तो यू कुड इजीली आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए मेनली इसमें फ्लेक्शन का मैं बता दूं आपको, जैसे यूजुअली हम बोलते हैं अपनी मसल फ्लेक्स करके दिखाओ हैंड की, तो हम क्या करते हैं उसमें हम अपना जो हाथ की मसल होते हैं उसको शोल्डर के नजदीक लेकर आते हैं, मतलब एंगल हमारा रिड्यूस होता है। तो फ्लेक्शन का आएगा डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स, मतलब जो दो बोन्स ज्वाइंट हो रही है जहाँ पे, ठीक है, ज्वाइंट के पास जब हम डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स यूजुअली इन द सजेटल प्लेन, ठीक है। प्लेन्स एंड एक्सिस भी आपको आने चाहिए। देन एंगुलर, एंगुलर क्या होता है, किसी भी इंक्रीज और डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन बोन्स। ग्लाइडिंग, अब अगर आपने सिंपल नॉर्मल एनाटॉमी भी पढ़ी होगी तो आपके जो हाथ होता है, जो आपके हाथ की मसल्स हो, ये सॉरी बोन्स होती हैं, ग्लाइडिंग मसल्स आपके रिस्ट के पास होती हैं, मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली जो कि फ्लैट बोन्स होती हैं आपके हाथ में, बैक एंड फोर्थ, वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ ग्लाइड करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ए, ठीक है। एबडक्शन, मूवमेंट ऑफ बॉडी और मूवमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम मिड लाइन, हमारी मिड लाइन से जब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अवे जाता है तो उसको हम एबडक्शन बोलते हैं, और जब वापस मिड लाइन के पास आता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है, उसको सर्च करके आप कमेंट करें।
देन क्वेश्चन नंबर 20, द थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। तीन टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। अब आपको पता होना चाहिए स्केलेटन मसल टिश्यू कौन से होते हैं, स्मूथ मसल में कौन से के अंडर कौन से आएंगे, कार्डियक में कौन से आएंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। ये भी एकदम बेसिक आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी से है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द एडिड ऑक्सीजन ओवर एंड अबव द रेस्टिंग ऑक्सीजन कंजप्शन दैट इज टेकन इनटू द बॉडी आफ्टर एक्सरसाइज। तो ये आपका जो है ऑक्सीजन डेप्थ आएगा इसका आंसर। जब आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी होती है, यू रीच द एपोक लेवल, तो उसके बाद आपकी जो भी कमी रह जाती है, दैट आप जब एक्सरसाइज आपकी फिनिश करते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी रिकवर करती है, ठीक है। तो वो एक ऑक्सीजन डेप्थ आप पर हो गया था, जिसको बॉडी बाद में एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद जब वो रेस्टिंग जोन में जाएगी तो वो दोबारा से उसको रीगेन करेगी ऑक्सीजन को, ठीक है। 23, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरीज एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी ब्रेन इंजरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर रहेगा ACL, ओके। क्योंकि कंफ्यूजन कंट्यूजन लेसरेशन ये आपकी ब्रेन की इंजरी है, और जो आपकी ACL इंजरी है दैट इज द इंजरी ऑफ नी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग पेन ट्रीटमेंट ड्रग्स के लिए, ठीक है। ये इसके लिए देखो आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। वैसे ना ये वाले क्वेश्चन पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन पर डिपेंड थे, या फिर बेसिक बुक्स जो है आपकी NCERTs हो गई CBSE की, उन वहां से आपको थे। बट हाँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन है कुछ वो आपको थोड़ा, आपको जब आपने डीप पढ़ा होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो 24th का आंसर रहेगा डी। हाँ जी, फर्स्ट का सेकंड, ये देखिए आपका फर्स्ट का रहेगा एनाल्जेसिक ड्रग्स सच एज एस्पिरिन एंड इबुप्रोफेन। अब ये जो है आपकी क्या करती हैं, ब्लॉक फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स व्हिच स्टिमुलेट नोसिसेप्टर्स। मॉर्फिन एंड अदर ओपिएट ड्रग्स ये क्या करती हैं, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ पेन परसेप्शन इन द ब्रेन, ठीक है। इनके बारे में आप थोड़ा दो दो चार चार लाइंस और पढ़ लीजिएगा, आपको बाकी एग्जाम्स करने में इजी रहेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 25, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन पेन मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा आपका पेन मैनेजमेंट में नहीं काम आता है। तो इंसुलिन का जो है पेन मैनेजमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है डायरेक्ट, बाकी की सारी जो है ड्रग्स वो पेन मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। 26, द मेन प्रिंसिपल ऑफ, अब इसमें 3 P's, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म एंड प्रमोट रिकवरी। सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट एड आपका इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अ गुड फर्स्ट एडर हैज फॉलोइंग क्वालिटीज। सिंपल इसका आंसर जो नहीं है इनमें से क्वालिटीज, गुड हैंड राइटिंग, भाई फर्स्ट एड उसको देनी है, कोई पोइट्री नहीं लिखनी है, या डॉक्टर नहीं है वो जिसको मेडिसिन लिख कर देनी है। वैसे भी डॉक्टर्स की भी हैंड राइटिंग कौन सा अच्छी होती है, समझ आनी चाहिए बस क्या लिखा है, ठीक है। तो इसमें अब फर्स्ट एडर को क्या है, कामनेस होनी चाहिए कि सामने किसी को चोट लगी हुई है तो वो पैनिक ना करे, तभी तो हेल्प कर पाएगा जब खुद पैनिक नहीं करेगा। एम्पैथी होनी चाहिए दूसरे के लिए, कि कोई किसी को चोट लगी है तो उसको मन में होना चाहिए कि मुझे इसकी हेल्प करनी है। एडेप्टेबल होना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसको आइडियाज आने चाहिए माइंड में एज पर द सिचुएशन, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 28, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी स्पोर्ट्स इंजरी नहीं है। देखिए अगर टॉप 2 इंजरीज की बात करें ना, तो स्ट्रेन एंड स्ट्रेन बिल्कुल होती है, नी इंजरी होती है। अब जो ये एचलीस टेंडन इंजरी है एंड मेनिस्कस टियर्स है, ये दोनों ही टेंडन इंजरी है, ठीक है। एक नी की है और एक आपकी पैर में होती है एचलीस टेंडन इंजरी।
मेनिस्कस जो है आपकी नी में होती है। अब इसके में क्या है कि गेम पर डिपेंड करती है कि कौन सा आप गेम कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे फुटबॉल जो खेलते हैं प्लेयर्स, उनको ज्यादातर मेनिस्कस टियर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट कैन नॉट से। तो ये आपका अभी जब आपकी फाइनल आएगी आंसर की, तभी इसका आंसर मिल सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। कॉमन एंड बेसिक ट्रीटमेंट टू मैनेज स्पोर्ट्स इंजरीज इन्वॉल्व। राइस सबको पता होगा, रेस्ट करते हैं, फिर आइसिंग करते हैं, कंप्रेशन, एलिवेशन, ठीक है। सर्जरी, ड्राई आइस थेरेपी, काउंसलिंग। स्पोर्ट्स इंजरीज का सबसे बेसिक ट्रीटमेंट होता है राइस, ठीक है। देन 29 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन आर हॉल मार्क्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है। आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 31। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू अचीव फिजिकल हेल्थ एक्सेप्ट। क्या क्या जरूरी है, नहीं है, एक्चुअल में क्या क्या जरूरी नहीं है। तो न्यूट्रिशन आपका जरूरी है, रेस्ट एंड रिकवरी, यस इट्स रिक्वायर्ड, फिजिकल एक्सरसाइज, यस इट्स रिक्वायर्ड, स्टेरॉइड्स एंड सप्लीमेंट्स दे आर नॉट कंपल्सरीली रिक्वायर्ड, वो आपके चॉइस होते हैं और अवॉइड ही करने चाहिए क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सी। देन टी टेस्ट इज अ पॉपुलर टेस्ट इन फील्ड हॉकी। अब हॉकी के अंदर जो टी टेस्ट है आपका एजिलिटी को मेजर करता है, ठीक है। ये टेस्ट एंड मेजरमेंट में आपको मिल जाएगा, आपका एनसीईआरटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी में टेस्ट एंड मेजरमेंट, सॉरी 11th में भी है एंड आई गेस 12th में भी है, ठीक है। टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में आपको ये वाला भी मिल जाएगा एंड सिट एंड रीच टेस्ट भी आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। सिट एंड रीच टेस्ट लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन 34th क्वेश्चन नंबर, इसका भी आपको वही टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले में मिल जाएगा इसका आंसर। हार्वर्ड स्टेप्स टेस्ट वैसे सबको पता भी होगा, एरोबिक फिटनेस टेस्ट करने के लिए होता है ये, ठीक है। Then next question number 35. Which of the following is a landmark national fitness assessment program for school children to measure their physical fitness, sporting talent and to encourage sports at grassroots level? सबको पता है खेलो इंडिया। आपका ऑप्शंस काफी इसमें सिंपल दिए गए हैं, तो आप इजीली मेक आउट कर सकते थे आंसर्स को। तो खेलो इंडिया इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36। एंडोमॉर्फ्स आर मोर लाइकली टू सक्सीड इन। अब जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो स्ट्रेंथ वाले गेम्स ज्यादा खेल सकते हैं वो, तो हैमर थ्रो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 37। नो योर मेडिसिन इज एन ऐप टू हेल्प एथलीट्स इन प्रिवेंटिंग। इसका आंसर जो आएगा वो रहेगा डोपिंग। नो योर मेडिसिन एक ऐप है विच हैज बीन मेड टू हेल्प एथलीट्स नो कि जो वो मेडिसिन या जो भी वो सप्लीमेंट या जो भी वो किसी ने उनको रेकमेंड करी है मेडिसिन, कुछ इंजरी उनको हुई, जो डॉक्टर को गए तो डॉक्टर ने कुछ उनको टेबलेट्स वगैरह दी हैं, तो वो चेक कर सके एथलीट्स कि वो उनकी मेडिसिन जो है उसके सोर्स जो है वो डोपिंग में कंसीडर किए जाते हैं या नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमें पता नहीं होता कि ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट या पर्टिकुलर मेडिसिन, इट विल बी कंसिडर्ड इन डोपिंग, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा डोपिंग 37th का। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एग्जांपल्स ऑफ डोपिंग एक्सेप्ट। इसका आंसर रहेगा थेरापेटिक एग्जम्पशन। अब क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन डोपिंग में आता है। जब भी आप अगर कोई एथलीट जो है अपना ब्लड, क्या ये ना बेसिकली जो एलाइट एथलीट्स होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है ना, वो लोग यूजुअली इसके लिए जाते हैं कि पूरा अपना ब्लड ही उन्होंने ट्रांसफ्यूज करवा लिया ताकि नए सेल्स उनको मिल सके, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्रिंकिंग लोड ऑफ वाटर टू डाइल्यूट एन एनालाइट। अब इन किसी ने कुछ खाया है जो विच वाज बैंड, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी आप पी रहे हैं। एनाबॉलिक
स्टेरॉइड्स आप ले रहे हैं, तो ये सब आते हैं डोपिंग में। लेकिन थेरेपेटिक एग्जम्पशन, किसी अगर आप अंडर मेडिकेशन है तो आपको वो कंपल्सरी है लेनी मेडिसिन, बट इट कम्स अंडर डोपिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, थेरेपेटिक एग्जम्पशन फॉर्म है वो आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपकी जो मेडिसिन है उसको कंसीडर किया जा सकता है फॉर द एग्जम्पशन। ठीक है, लीगली एग्जम्प्ट रहेगी आपकी वो मेडिसिन डोपिंग से। तो 38 का ए। 39 पीरियोडाइजेशन, आंसर रहेगा सी, सिंपल। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल होता है पीरियोडाइजेशन में, मैक्रो माइक्रो, आपने इसको पढ़ा होगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वार्मिंग अप बिफोर एक्सरसाइज हैज फॉलोइंग बेनिफिट्स, जिसमें एक्सेप्ट कौन से बेनिफिट नहीं है उसके, आपकी मसल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, इंजरीज प्रिवेंट हो सकती हैं उससे, तो आपका ब्राउन फैट कैटाबॉलिज्म जो है ये नहीं इससे इम्पैक्ट होता है डायरेक्टली। ठीक है, बेसिकली ब्राउन फैट कैटाबॉलिज्म जो है वो होता है एक्टिवेट कोल्ड टेम्परेचर्स में। जब भी आप सपोज आप ठंडी जगह पे हैं, तो जो आपके शिवरिंग से पहले आप जो आपका एक्टिवेट होता है ना उसको, दैट इज द ब्राउन फैट कैटाबॉलिज्म। ठीक है, क्योंकि व्हाई इज इट कॉल्ड ब्राउन फैट, because it has this brown fat has lot of mitochondria, okay, and mitochondria is made up of lot of iron, तो इसलिए इसका कलर जो है वो ब्राउन दिखाई देता है, तो ब्राउन फैट इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, दैट्स आल्सो नोन एज कूलिंग डाउन, अब लिम्बरिंग डाउन इसका आंसर आएगा 41 का ए। 42, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तबाता ट्रेनिंग, इंसेनिटी वर्कआउट, योगा। अब देखिए मैंने बताया था आपको योगा मतलब होलिस्टिक हेल्थ, तो फोर्थ का आपका रहेगा सेकंड, फोर्थ का सेकंड एक ही में है, बट दूसरे देख लेते हैं। अब जो ये इंसेनिटी वर्कआउट है, इंसेनिटी वर्कआउट इज अ टाइप ऑफ वर्कआउट जिसमें कि आपका बॉडी वेट के साथ आप वर्कआउट करते हैं, जिम मैट कुछ भी आपको कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्रॉपर ये आपका बॉडी वेट के साथ ही ट्रेनिंग होती है इसमें। ठीक है, सेल्फ बॉडी वेट। अब आपकी जो तबाटा ट्रेनिंग है, तबाटा ट्रेनिंग आपकी एक टाइप ऑफ हिट ट्रेनिंग है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी पे इसको किया जाता है, तो इसमें आपका आंसर जो है वो रहेगा सी। जहां आपको कंफ्यूजन लगे आप एलिमिनेशन मेथड से जाएं, आपको काफी इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 43, sports psychology involves how psychological factors affect performance and how participation in sports or physical activity can affect mental and physical health. True, diagnoses and treats mental health conditions, both A and B इसका आंसर रहेगा। ठीक है, 44, which of the following strategies to control pre-competitive anxiety and stress in athletes do sports psychologists commonly suggest? इमेजरी, बी आंसर रहेगा इसका। आप जब भी आपका कंपटीशन होता है, आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, बहुत कॉमन है प्लेयर्स के बीच में, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इमेजिन करिए कि आप फील्ड में हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आप इमेजिन करिए जो आपके फेवर में नहीं है, तो आप फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। सो ऑल दैट कम्स अंडर इमेजरी, तो ये आपको हेल्प करता है काफी हद तक एंजाइटी से डील करने में। ठीक है, क्योंकि जब आप फिर एक्चुअल में कंपटीशन खेलने जाएंगे तो आपको पता हो रहेगा कि मतलब आप उससे फेमिलियर महसूस करेंगे उस सिचुएशन से, तो आप ज्यादा कंट्रोल मैनर में अपने एक्शंस कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेरियस स्ट्रेटजीज टू कोप एंजाइटी एंड स्ट्रेस एक्सेप्ट, आप देखिए कौन सा नहीं है एंजाइटी से कोप करने का। योगा बिल्कुल आपको एंजाइटी एंड स्ट्रेस से रिलीफ देता है। देन विजुअलाइजेशन, अभी मैंने जैसे बताया आपको इमेजरी आपको इमेजिन करना है, ऐसे ही आपको विजुअलाइज करेंगे कुछ सिचुएशंस, दैट विल हेल्प। आइडेंटिफाई द कोज इफेक्ट आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको आप कोप भी इजीली कर सकते हैं, बट क्विट करने से तो
आप नहीं कोप कर पाएंगे एंजाइटी से। कुछ टाइम के लिए क्विट करेंगे या अपनी थॉट प्रोसेस क्विट करेंगे, देन इट विल अगेन रिसर्फेस। ठीक है, आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, डैश एड्रेसेस एथिक्स इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। जी ये इसका आंसर रहेगा स्पोर्ट्स एथिक्स। ठीक है, किसी को अगर कंफ्यूजन हो आईसीएमआर एथिकल गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, तो वो रिसर्च के लिए है, ना कि एथिक्स के लिए है स्पोर्ट्स में। कॉमन रिसर्च के लिए वो गाइडलाइंस है आईसीएमआर की। ठीक है, भगवत गीता होगा नहीं, स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47, मैच फिक्सिंग इन स्पोर्ट्स इज अ वायलेशन ऑफ। ये आएगा आपका आंसर बी, गेम रूल्स। मैच फिक्सिंग जब आप करते हैं तो आप क्या वायलेट करते हैं, गेम के जो रूल्स हैं आप उनको वायलेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। क्या आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट होते हैं अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? अब एक्सेप्ट को मत भूलिए, सामने वाले ने उसको डार्क भी किया हुआ है इसीलिए, बट फिर भी हम लोग स्किप कर जाते हैं कई बार क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है, टाइम कम होता है। ठीक है, बट उसको हमेशा याद रखना चाहिए, सर्कल कर देना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल बेनिफिट कौन से नहीं है? इम्प्रूव मूड होता है आपको, ये तो बेनिफिट होता है ना। डिस्ट्रेस एंड डिप्रेशन रिड्यूस हो जाता है। इम्प्रूव्ड स्लीप एंड बॉडी एनर्जी लेवल्स, ये भी होता है। इम्प्रूव्ड मसल मास, ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट नहीं है। ठीक है, मसल मास आपका इम्प्रूव होता है जो वो साइकोलॉजिकल नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, डैश इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल एथलेटिक एफर्ट्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स। अब देखिए, मोटिवेशन के बिना ना आप स्पोर्ट्स छोड़िए कुछ ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आप स्टार्ट करेंगे, जब आपको कोई चीज मोटिवेट करती है, आपके खुद के थॉट्स या एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कुछ भी आपको जो है वो मोटिवेशन जब तक रहेगी तब तक आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। जब मोटिवेशन खत्म तो एफर्ट्स खत्म। ठीक है, तो मोटिवेशन इज बेसिक ड्राइव फॉर ऑल आवर एक्शंस। ओके ओके, आंसर रहेगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सी फॉल्स है? अब देखिए, कंजप्शन क्या लिखा है इन्होंने, कंजप्शन ऑफ एक्सोटिक एंड रेयर फ्रूट्स इज एसेंशियल टू विन एन ओलंपिक मेडल। अब ये खासकर इंडिया में अगर आप बात करें, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। एक्सोटिक एंड रेयर फ्रूट्स खाने से तो मतलब एसेंशियल लिखा उन्होंने, एसेंशियल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बैलेंस डाइट आपको चाहिए रहती है। वाटर लेवल जो है आपकी बॉडी का वो बिल्कुल परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। सप्लीमेंट इनटेक इज ऑप्शनल इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, बिल्कुल ये ट्रू है, तो इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट डाइट बिफोर कंपटीशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनर्जी रिजर्व्स। डाइट सही रहेगी तो आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन एक्सेप्ट। कौन सा पर्सनल हाइजीन में नहीं आता है? पर्सनल ऑटोमोबाइल तो भाई हाइजीन का पार्ट नहीं है बिल्कुल भी, सिंपल इसका आंसर था आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशंस कंपोनेंट ड्यूरिंग कंपटीशन इज। अब इसने पूछा है एसेंशियल न्यूट्रिशन, तो कोच एथलीट रिलेशनशिप तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट आपके एसेंशियल नहीं होंगे, बट स्टिल इस क्वेश्चन का आंसर में मैं थोड़ा सा, मुझे क्लैरिटी नहीं है अभी। ठीक है, तो इसको होल्ड पे रखिएगा आप आंसर की के आने तक। तो अगर किसी को इसका आंसर पता है तो विद रेफरेंस आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर जो भी अभी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किए हैं आंसर्स, या फिर कोई आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उसको रीचेक रीवेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी पार्ट बी, उसमें आपको बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।